दूसरा टॉपिक आप लोग के सामने विद्युत वाहक बल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ के नाम से जाना जाता है। क्या चीज़ होता है, जैसे कि आप लोग को मैं आपको बताया था कि एक सेल होता है। सेल में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होता है, उसमें विद्युत जो भी एक आपका वैद्युत अपघट्य यहाँ पे होता है। लेकिन सेल में हमने एक काम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने एक उपकरण यहाँ पे लगाना है और इस उपकरण को जैसे ही कनेक्ट कर देंगे, बाय द वे यहाँ पे अगर मैं एक स्विच की बात करूँ, स्विच जैसे ही ऑन करूँगा तो सेल से क्या होगा, यहाँ पे जो भी आयन्स रहेंगे वो आयन क्या होगा, चलने लगेगा। मतलब विद्युत वाहक बल क्या करता है, ये जो सेल है ना, सेल में जो आपका अपघट्य होता है वो आयन क्या करता है, पूरे परिपथ में चलाने के लिए एक ऊर्जा प्रदान करता है। तो एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए जितना सेल द्वारा कार्य करना पड़ता है, इसमें यहाँ से क्या हो जाएगा, आवेश को पूरा चलाने के लिए जितना सेल द्वारा कार्य करना पड़ता है, उस पूरे कार्य को हम लोग क्या करते हैं, उस सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो इस प्रकार से एकांक धनावेश को विद्युत परिपथ में चलाने के लिए सेल द्वारा जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक अनदर यहाँ पे डेफिनेशन इसका दूसरा होता है कि जब सेल खुले परिपथ में होता है, दैट मीन खुले परिपथ में होता है, मतलब उसमें जब खुले परिपथ उस चीज़ को कहा जाता है जब उसमें क्या होगा, कोई धारा न बहता हो, तो इसमें क्या होता है, खुले परिपथ में कहा जाता है। और जब सेल खुले परिपथ में होता है तो इलेक्ट्रोडों के मध्य अधिकतम विभवांतर, देखिए इलेक्ट्रोड में आयन होंगे, प्लस होंगे, एक में आपका प्लस होगा, एक में माइनस होगा, जो भी होगा, है ना। तो इन इलेक्ट्रोडों के मध्य जो अधिकतम विभवांतर होता है, उस अधिकतम विभवांतर को क्या कहा जाता है, ईएमएफ आपका कहा जाता है। तो याद रखिएगा, खुले परिपथ में होना चाहिए, इसमें कोई धारा नहीं बहनी चाहिए। तो इनके मध्य तो खुला परिपथ समझ में आ रहा है, और बंद परिपथ होगा तो पूरे परिपथ में चलाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार इसका एक ऑपोजिशन यहाँ पे आपको मिलेगा जिसको कि टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। इस टर्मिनल विभवांतर को भी दो तरीके से डेफिनेशन करते हैं कि जब सेल बंद परिपथ में होता है तो इलेक्ट्रोडों के मध्य अधिकतम विभवांतर, मान लेते हैं यहाँ से ये बंद परिपथ में है ना, और तब यहाँ पे इलेक्ट्रोडों के बस, है ना, बस यहाँ पे बोलेंगे कि अगर वह बंद है, मतलब पूरे में क्या होगा, उस सेल में से होकर धारा बह रही है, तो वहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोडों के मध्य, है ना, खुले परिपथ में इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को आपका विद्युत वाहक बल बोलते हैं। लेकिन जब आपका क्या हो जाएगा कि बंद परिपथ होगा और तब इस सेल के मध्य जो अधिकतम विभवांतर होगा उसे टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। या फिर एक और दूसरा यहाँ पे भी डेफिनेशन होता है टर्मिनल विभवांतर का कि एकांक धनावेश को बाह्य परिपथ में चलाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है, मतलब एकांक धनावेश को देखिए वहाँ पे क्या हो जाता था, पूरे में करने थे, तो इसमें क्या होगा, केवल बाह्य परिपथ में एकांक धनावेश को केवल बाह्य परिपथ, मतलब यहाँ बस इसी में चलाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, और पूरा वर्क डन करेंगे तो विद्युत वाहक बल, और केवल आपका क्या हो जाएगा, बाह्य परिपथ में चलाओगे तो होता है टर्मिनल विभवांतर। तो दो डेफिनेशन, केवल बाह्य परिपथ में चलाने के लिए कार्य, और जब ये बंद परिपथ होगा तब इलेक्ट्रोडों के मध्य जो अधिकतम विभवांतर होगा उस चीज को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। बस समझना ये है कि विद्युत वाहक बल में क्या होता है, आपका खुला परिपथ होगा तब वहां पे इलेक्ट्रोडों के मध्य अधिकतम विभवांतर, बंद है तो पूरा चलाने में क्या गया कार्य, और इसमें बंद परिपथ होगा तो बाह्य वाले सिरे में आपका ये होगा, या फिर आपका बंद परिपथ हो तो इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत वाहक बल को टर्मिनल विभवांतर। तो दो इसके क्या होते हैं, डेफिनेशन, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर के मध्य यहाँ पे होता है। यहाँ अंतर भी दिया गया है, विद्युत वाहक बल और जो विभवांतर होता है उस विभवांतर में क्या अंतर होता है। अब विभवांतर भी आप लोग जानते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे आपका क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। तो यहाँ पे दोनों में अंतर आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, अंतर इसमें देखने का प्रयास करेंगे। देखिए एक बात मैं बोलना चाहूँगा, विभवांतर मतलब जब किसी परिपथ में धारा बहती रहती है तो उनके दो बिंदुओं के मध्य जो एक विभव का अंतर होता है उस चीज़ को आपका क्या कहा जाता है, विभवांतर। और दूसरी बात यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल होता है, वो विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो विद्युत वाहक बल मतलब एक सेल के लिए यहाँ पे होता है, और उस सेल, जनरली ये सेल नहीं होगा तब ये सब विभवांतर शब्द नहीं आएगा। हालांकि बोला जाता है कि विभवांतर और विद्युत वाहक बल जो होते हैं लगभग एक ही चीज़ होते हैं, पर ये बाह्य परिपथ शब्द के लिए उपयोग होता है और ये सेल के लिए उपयोग होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ प्रमुख अंतर आप लोग को बताने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। ये होता है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य आपका क्या होता है, जो अंतर होता है उसे आपका क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। ये शब्द, इस शब्द का प्रयोग सेल और बैटरी के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर, यह आपका खुले परिपथ, यह आपका परिपथ के दो बिंदुओं के विभवों का अंतर है।
और ये खुला परिपथ जब होगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनके इलेक्ट्रोडों के मध्य, ये दो बिंदुओं के मध्य है तो ये इलेक्ट्रोडों के मध्य आपका विभव में अंतर। ये देखिए परिपथ भंग होने पर अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर धारा ही नहीं बहेगा तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, विभवांतर आएगा नहीं। और यहाँ पे अस्तित्व समाप्त नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे आपका सेल में इलेक्ट्रोड के मध्य आयन हमेशा रहते हैं, वहाँ कुछ क्रिया करते रहते हैं। तो याद रहे आपका परिपथ भंग होने पर यह समाप्त हो जाएगा, पर आपका विद्युत वाहक बल का अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। यह बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है। जाहिर सी बात है, अगर रास्ते में प्रतिरोध ज़्यादा है तो विभवांतर कम ज़्यादा हो सकता है, और चूंकि ये सेल के अंदर का काम है इसलिए बाह्य प्रतिरोध पर वह निर्भर नहीं करता। ये विद्युत वाहक बल से क्या होता है, विभवांतर हमेशा छोटा होता है क्योंकि वह बाह्य दो बिंदु पर है, और विभवांतर हमेशा से ये क्या होता है, जो विद्युत वाहक बल होता है ईएमएफ जो होता है वह बड़ा होता है क्योंकि पूरे सेल में किया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है। जाहिर सी बात है ना, धारा प्रवाह होगा तभी विभवांतर होगा, और इसके कारण धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल और आपका क्या हो जाएगा, विभवांतर में अंतर होगा। इसको आप शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे डेरिवेशन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल तथ्यात्मक सारी चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध हेतु व्यंजक, कि वो आंतरिक प्रतिरोध कौन कौन सी चीज़ों पर निर्भर करता है। मान लेते हैं कि ये क्या पे बैटरी है, इस बैटरी का विद्युत वाहक बल यहाँ पे क्या है, ई है। उसके अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, विद्युत अपघट्य में जो रुकावट आता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है, वह स्मॉल आर है। अब इसमें जब आई धारा प्रवाह करता है तो एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर में यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, बाह्य प्रतिरोध में जब धारा प्रवाह करते हैं तो यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध में विभवांतर होगा, अंदर क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा। माना सेल का विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, तब परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होगा स्मॉल आर प्लस कितना होगा, कैपिटल आर। ठीक इसी प्रकार से परिपथ में बहने वाली कुल धारा है ना, यहाँ पे परिपथ में बहने वाली कुल धारा, तो यहाँ पे बहने वाली जो धारा है वह धारा कितना होगा, है ना। तो कुल विभवांतर बटे क्या होगा, आई इक्वल्स टू वी बाय आर होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कुल विभवांतर ई बटे कुल प्रतिरोध आर प्लस कैपिटल कितना आर हो जाता है। तो मैं इस चीज़ को एक तरीके से मैं इक्वेशन नंबर क्या कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। अब बोलता है कि ओम का नियम बाह्य प्रतिरोध में है ना, तो ओम का नियम क्या बोलता है कि V इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आई आर होता है। आई इक्वल्स टू कितना होगा, V बाय कितना आर होगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना, सेकंड होगा। अब दोनों इक्वेशन को देख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 से। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ई बाय कितना होगा, आर प्लस कैपिटल आर इक्वल्स टू आपका कितना होगा, वी बाय कितना होगा, आर। इस चीज़ को मैं जब जैसे यहाँ पे हल करूँगा, यहाँ पे ई इंटू कैपिटल आर इक्वल्स टू क्या होगा, वी इंटू आपका आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। इसको हल करूँगा, ई इंटू आर इक्वल्स टू वी इंटू आर प्लस कितना होगा, वी और कितना कैपिटल आर, यहाँ हो जाएगा। अब मेरे को आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, तो मैं इस चीज़ को ई इंटू आर माइनस कितना करूँगा, वी इंटू आर बराबर कितना होगा, एक कैपिटल वी इंटू आर स्मॉल आपका वी का मान निकालना है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें आर को निकालूंगा। जैसे ही आर को निकालूंगा, ई माइनस कितना होगा, वी इक्वल्स टू कितना, वी इंटू आर होगा। वी को यहाँ पे डिवाइड करूंगा, ई माइनस वी बाय कैपिटल आपका वी इक्वल्स टू कितना होगा, आर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आर होगा, ई बाय कितना होगा, वी माइनस कितना होगा, वी बाय वी इक्वल्स टू आर। वी कैंसिल होगा तो आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, ई बाय कितना होगा, वी माइनस 1। ये होगा आपका आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक, जहाँ स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल आर क्या हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध, ई आपका विद्युत वाहक बल, भी आपका क्या हो जाएगा, उसका वोल्टेज यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे एक काम भी मैं कर सकता हूँ, जैसे ये तो एक आपका संबंध है ही, एक क्वेश्चन यहाँ भी आता है कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 जो था वो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जैसे आई इक्वल्स टू कितना था समीकरण 1, आर कैपिटल आर प्लस आर, है ना। ये समीकरण 1 था, तो ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, आर प्लस कितना हो जाएगा, स्मॉल आर, यहाँ हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं इस आई को गुणा करूँ, आई इंटू आर प्लस कितना, आई इंटू कैपिटल आर इक्वल्स टू ई इक्वल्स, देखिए ओम के नियम से वी इक्वल्स टू आई आर होता है, तो इसको वी कर दूंगा, प्लस कितना होगा, आई आर। तो ई माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना होगा, ई माइनस कितना आपका आई आर इक्वल्स टू वी, अदरवाइज यहाँ वी इक्वल्स टू कितना होगा, ई माइनस आई आर। जैसी बात है, एक चीज़ मैं थॉट्स बताना चाहूँगा, जैसे जैसे अगर आर का मान बढ़ते जाएगा, ठीक है, यदि आर बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, है ना, आर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
V क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसका जो विभवांतर है वो कम हो जाएगा क्योंकि ऋणात्मक होते जाएगा। और यदि R क्या होगा, घटेगा या कम होगा तो V का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस बात को याद रखना, ये आपका एक थॉट में आएगा कि अगर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है तो विभवांतर कम हो जाएगा, और R क्या हो जाएगा, घटेगा तो विभवांतर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ अदरवाइज मैं यहाँ इस चीज़ को ऐसा भी बोल सकता हूँ कि यदि I अगर बढ़ेगा तो V क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और I अगर कम हो जाएगा तो V आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से उल्टा पुल्टा यहाँ पे होता है, तो I बढ़ रहा है घट रहा है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं कि घर में जो आपका हीटर होता है, वह हीटर जैसे ही जलाते हैं तो अन्य जलते बल्ब क्या हो जाते हैं, मंद पड़ जाते हैं। आप लोग को पता है कि अगर हम जैसे ही हीटर का उपयोग करते हैं ना, तब वहाँ अन्य जलते बल्ब क्या हो जाते हैं, मंद पड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे ही हीटर में आपका क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, बहुत उच्च धारा I ली जाती है। तो I ली जाती है तो उससे जो जितने भी जुड़े हुए आपका क्या होता है उपकरण, हालांकि ये समांतर क्रम में होते हैं, है ना, अन्य आपका जो आपका क्या हो जाता है उपकरण होते हैं, उसमें आपका विभवांतर का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि इधर हीटर है और हीटर में ज़्यादा धारा I लिया जाता है। जब I लिया जाएगा, जाहिर सी बात है, अगर I अधिक हो जाएगा, हीटर ज़्यादा धारा ले लेगा, तो I जैसे ही अधिक होगा तो अन्य जलते बल्ब के जो विभवांतर है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो I का मान यहाँ अधिक हो जाएगा तो अन्य का विभवांतर कम होगा, और अन्य का विभवांतर कम होगा तो उनकी जो रोशनी होती है वो क्या हो जाती है, मंद पड़ जाती है। इसलिए आपका यहाँ पे हीटर वाला शब्द उपयोग किया जाता है कि हम लोग जैसे ही उसको ऑन करते हैं तो अन्य जो जलते बल्ब होते हैं वो आपका क्या होते हैं, मंद पड़ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। तो मेरा फाइनल ये कहना है कि I वहाँ देखना है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, उस हिसाब से विभव कम होगा, और विभव कम ज़्यादा होगा तो वहाँ पे रोशनी उसका क्या हो सकता है, मंद पड़ सकता है। गाड़ी चालू करते ही हेडलाइट आपका क्या हो जाएगा, जो होता है वो आपका बोला जाता है कि एक क्षण के लिए आपका हेडलाइट की रोशनी मंद पड़ जाती है। तो सब में वही काम आता है, V बराबर E माइनस IR। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तथ्यात्मक क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।